नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसके बाद से भारत कंपनी के शासन से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में आ गई थी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं 1857 की क्रांति। इसे एक और नाम दिया गया है सैनिक विद्रोह। 1857 की सैनिक विद्रोह, या इसे कुछ लोगों ने भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी बोला है। अब देखिए, सबसे पहले ये विद्रोह क्यों हुई ये जानना है हमें। किसी भी विद्रोह के पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, तो इस विद्रोह के पीछे भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि इस विद्रोह के पीछे में क्या बैकग्राउंड थी। तो सबसे पहले देखिए कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। उसके बाद से पलासी का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, या ब्रिटिश मान लीजिए, भारत में अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। अब मानिए कि भारत में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया 1757, भारत में उपनिवेश बनाना शुरू करने का मतलब है कि यहाँ के उद्योग धंधों को सबसे पहले मान के चलिए कि हम कहीं पे ज़मीन खरीदते हैं या कहीं पे कुछ भी खरीदते हैं, तो वहाँ से मेरा सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा वो होगा वहाँ से ज़्यादा लाभ कमाना। तो वैसे ही यहाँ पे कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला काम होगा भारत में आर्थिक लाभ कमाना, आर्थिक लाभ। अब आर्थिक लाभ कमाने के लिए सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के उद्योग धंधों को नष्ट करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब विऔद्योगिकीकरण। विऔद्योगिकीकरण करेगी। अब विऔद्योगिकीकरण करने का मतलब है कि भारत को एक, विऔद्योगिकीकरण का मतलब है कि भारत कच्चे माल का निर्यातक बनेगा। कच्चे माल, भारत 1800 कच्चे माल का निर्यातक और बना हुआ सामान का आयातक बन जाएगा, मतलब इंपोर्ट वाला। इंग्लैंड यहां से कच्चा माल जाएगा और वहां से बना हुआ माल भारत में डंप किया जाएगा, ठीक है। अब जिससे क्या हो जाएगा, भारत का जो यहाँ का जो कुटीर उद्योग है उसको नष्ट किया जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का इंडस्ट्री का, भारत का इंडस्ट्री का डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा। और जब डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा तो भारत की जनता, पब्लिक का, यहाँ के पब्लिक का डिपेंडेंसी किस पे बढ़ेगा? तो फार्मिंग पे, कृषि पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा, मतलब खेती पर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। खेती पर जब डिपेंडेंसी बढ़ने लगी तो ब्रिटिश ने यहां पे भूनीति लाई, भूनीति। इसके माध्यम से भारत के किसानों को परेशान करना शुरू किया। और यहाँ के जमींदार, भारत के कुछ जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स फार्मर पर लगाना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से क्या हो गया कि जमींदारों ने भी यहाँ पे भारत के जनता के साथ शोषण करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश भी कर रहे थे। और इसी टाइम पे भारत में अकाल पड़ना स्टार्ट हुआ। अब जब देखिए
सबसे पहले काम क्या होगा, आर्थिक लाभ कमाना हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। आर्थिक लाभ कमाने के लिए भारत का विऔद्योगिकीकरण करेगा, भारत के कच्चे माल का निर्यात करेगा और भारत को बना बनाया हुआ सामान यहां पे भेजेगा। इंडस्ट्री ग्रोथ कम हो जाएगी, पब्लिक फार्मिंग पे डिपेंडेंट हो जाएगी। उसके लिए भू नीति ले आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे शोषण करना शुरू करती है। और अकाल और यहाँ के जमींदारों ने भी कर व्यवस्था को ज़्यादा मजबूत कर दिया, मतलब कर लेना स्टार्ट, बहुत से ज़्यादा कर लेना स्टार्ट कर दिया किसानों से, तो शोषण होना स्टार्ट हो गया। अब शोषण होगा तो पब्लिक ज़्यादा, जब समाज में ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगे तो कोई भी समाज रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ का समाज, भारत का समाज में प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो भारत के पब्लिक ने रिवोल्ट किया, जिसका नाम है 1857, जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। किंतु बस यही काम नहीं, ये सिर्फ बैकग्राउंड है, समाज में तैयार हो रहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम है। किसी भी आंदोलन स्टार्ट होने के लिए बहुत सारी कारकों की जरूरत होती है, जिसमें से ये कुछ कारक हैं, ये भूमिका है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि विद्रोह। ठीक है, ये यहां पे समझ आ गया कि रिवोल्ट, पब्लिक ने जब प्रेशर, इस सब चीजों से, जब किसानी में प्रेशर बढ़ा, भू नीति से कर बढ़ने लगा, अकाल आने लगी, तो प्रेशर समाज में बढ़ने लगा और समाज ने, यहाँ के समाज ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इस 1857 का कब हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, ये अभी ही क्यों हुआ। ठीक है, 1857 में ही क्यों हुआ, इसे सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह क्यों कहा जाता है, ये भी तो कारण है, सिपाही विद्रोह क्यों कहा जाता है। अब देखिए, 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को। ठीक है, मेरठ के छावनी से स्टार्ट होती है। मगर याद रखिएगा, इसका सिंबल भी याद रख लीजिए, सिंबल दिया गया था इसका कमल एंड रोटी। किसी भी आंदोलन या कोई भी चीज के, या किसी भी पार्टी को देखिए तो वो अपना एक सिंबल देती है। जैसे भारत में किसी भी पार्टी को देखिए, चाहे कांग्रेस देखिए, भाजपा देखिए, उसका एक सिंबल है ना, भाजपा का कमल है, कांग्रेस का हाथ है। वैसे ही इस आंदोलन का सिंबल कमल और रोटी था। ठीक है, कमल और रोटी। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया, अब इसके कुछ कारण होंगे। ठीक है, इस सिपाही विद्रोह के कारण को हम लोग जानते हैं अभी। तो कारण में सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा, कारण में पहला कारण राजनीतिक कारण, जिसे हम लोग बोलेंगे राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल प्रॉब्लम जिसे बोल देंगे, राजनीति के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे भू राजस्व, ये सभी आएंगे, मगर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट किया वो है, पहला तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि, जिसे सब्सिडरी अलायंस भी बोलते हैं, हम लोग सब्सिडरी अलायंस भी बोलते हैं। और लॉर्ड डलहौजी का हड़प की नीति, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, इसे सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं। देखिए, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल होगा
1798 से 1805। ठीक है, ये भी याद साथ साथ रख लेते हैं। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 टू 1856। ठीक है, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस का मतलब हो जाता है कि कोई भी राजा, भारत के राजा के क्षेत्र में, राज्य में कंपनी का सेना वहां पे रहेगी। अब जब कंपनी का सेना आपके राज्य में रहेगा तो आपको काम काज करने में प्रॉब्लम आएगी ही। ठीक है, इस तरह से घरेलू विवाद में भी अंग्रेज आने लगे। ठीक है, तो सहायक संधि का मतलब ये था। उसके बाद देखिए, अब ये तो हो गया, आपको बता ही दिए कि राज्यों में सैनिकों को रखना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे राज्यों की स्वतंत्रता खत्म होने लगी। ठीक है, और हड़प की नीति का मतलब है किसी भी राजा, भारत के किसी भी राजा के अगर अपना पुत्र नहीं हुआ है, अपना पुत्र नहीं हुआ है, तो पहले गोद लेने की प्रथा थी कि किसी और के बच्चे को गोद लिया जाता था और उसे अपना वारिस बनाया जाता था। किंतु लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को खत्म कर दिया, गोद लेने की प्रथा को खत्म कर दिया, और उस जब वहां पे वारिस नहीं है तो उस राज्य को अपने राज्य में, मतलब ब्रिटिश में मिला लिया करता था। हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे ही बोला जाता है। अब देखिए इससे क्या हुआ, सहायक संधि। अब एक चीज याद रख लीजिएगा यहीं पे आप, 1798 सहायक संधि पहला। अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा राजा था जो सबसे पहली बार सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था, तो फर्स्ट में याद रखिएगा हैदराबाद का निजाम। सेकेंड में याद रखिए दूसरा राजा कौन था, अवध का अवध। और तीसरा में याद रख लीजिएगा जो पुणे के हैं, नाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे वाजीराम, जो थे ना वाजीराम, वो थे तीसरे। अब लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति है उसको हम लोग क्या जानते हैं, हड़प नीति। हड़प नीति के जो पहले थे, फर्स्ट अगर क्वेश्चन कभी पूछे तो वो सतारा था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग किसको मानते हैं, जिनका झांसी, यहां की रानी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और उनके पति का नाम था गंगाधर राव, उन दोनों से अपना पुत्र नहीं हुआ था, उसके कारण झांसी को भी अपने में विलय करना चाह रहा था लॉर्ड डलहौजी, या कर लिया था। ठीक है, झांसी, सतारा और झांसी, इसके कारण ये लोग विद्रोह कर रहे थे। मगर इसमें एक और नाम है अवध। अवध, जहां के जो रानी थी बेगम हजरत महल, उनका पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर, वो नवाब भी बन गया था। बिरजिस कादिर नवाब भी बन गया था, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने यहां पे कुप्रशासन का आरोप लगा के, उस राज्य में कुप्रशासन का आरोप लगा के उसको भी अपने राज्य में विलय कर लिया था। इससे जनता ज्यादा खफा हो गई थी। ठीक है, इससे जनता ज्यादा खफा हुई थी। और नाम देखिए, फर्स्ट में तो आपको बता ही दिए सतारा था, फिर आगे चल के जैतपुर और संभलपुर हुआ, फिर झांसी हुआ, फिर जगदीशपुर हुआ, ऐसे ही करके जगदीशपुर अपने बिहार वाले हुए। ठीक है, ऐसे करके ये राजनीतिक कारण हुआ। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज याद यहां पे रखिएगा, यहां पे नाना साहब को, जब नाना साहब थे, उनका पेंशन बंद कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, राजनीतिक कारण जब जान गए हैं तो अब हम लोग जानेंगे प्रशासनिक कारण। राजनीतिक कारण ये हुआ, सब्सिडरी अलायंस और हड़प की नीति के कारण जनता में
चलिए सेकेंड में हम लोग जानेंगे प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण, ये हेडलाइन रहेगा प्रशासनिक कारण। अब देखिए प्रशासनिक कारण में हम लोग जानेंगे या समझेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहां पे भेदभाव हो रहा था। भेदभाव, भारतीयों और ब्रिटिशों के बीच में भेदभाव हो रहा था। ब्रिटिश को बड़े पदों पर रखा जाता था और भारतीयों को निचले पदों पर रखा जाता था। भारतीय अधिकारियों को अयोग्य समझा जाता था। भारतीय अधिकारियों को अयोग्य समझा जाता था, तो इससे भेदभाव हो रहा था। तो अधिकारियों में या जनता में इसके कारण भी रोष व्याप्त हो रहा था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन में हम लोग जानेंगे कि यहां पे उच्च पदों पे तो बता ही दिए, उच्च पदों पे ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति। अधिकारियों की नियुक्ति, और दूसरा में क्या बोले, भारतीयों को अयोग्य समझते थे। भारतीयों को अयोग्य समझते थे। ठीक है, भेदभाव कर रहे थे इसके कारण। उसके बाद क्या हुआ था कि ये लोग न्याय क्षेत्र में भी, मतलब न्याय के क्षेत्र में भी ये लोग हम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे थे। जैसे किसी भी सजा, कोई भी जुर्म करने के बाद ब्रिटिश अधिकारी को या ब्रिटेन के लोगों को कम सजा मिलती थी और भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिलता था। तो न्याय के क्षेत्र में भी भेदभावपूर्ण हो रहा था। उसके बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट या अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उनके बारे में कहा गया कि इनके बाद मुगल सम्राट कोई नहीं कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ राजा कहलाएंगे। तो उसके कारण भी भारतीय जनमानुष को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा जब जानेंगे, तीसरा कारण हम लोग जान लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा होगा। ठीक है, हमारे संस्कृति को हीन मानकर, भारतीय संस्कृति को हीन मानकर इसमें चेंजेज लाना स्टार्ट किया गया। चेंजेज, जिसमें नाम याद रखेंगे आप, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, सती प्रथा हुआ, विधवा पुनर्विवाह हुआ, बाल विवाह हुआ, फिर हम लोग को नरबलि प्रथा हुआ, नरबलि प्रथा हो गया। विधवा विवाह में हम याद रखेंगे, यहां पे याद रखेगा कि 1856 में ये कानून लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, मगर 1857 में ये पारित हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के वो अगले के टाइम में, जो भारत का प्रथम वाइसराय भी बना था। ठीक है, तो नरबलि प्रथा, तो सती प्रथा, इससे क्या हुआ, ये सब जब चेंजेज आना शुरू हुआ तो भारत के जो रूढ़िवादी लोग थे वो इसे अपने धर्म पर हमला मानने लगे, और इसी क्रम में एक कानून लाके ईसाई धर्म अपनाने वाले को एक कानून लाया गया। उसमें कहा गया कि अगर आप ईसाई धर्म को अपना लेते हो तो आपको पैतृक धन, मतलब पैतृक संपत्ति, मतलब परिवार, पिता के संपत्ति में आपको अधिकार मिलेगा ईसाई धर्म अपनाने के लिए। मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ का हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, उसमें जन असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, तो सांस्कृतिक और सामाजिक कारण इसके कारण हो गया।
विधवा पुनर्विवाह जानिए, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में विधवा पुनर्विवाह 1857 में लागू हो गया था। ईसाई धर्म आपको बता ही दिया, रूढ़िवादी लोग खड़ा हो गए थे इस कारण से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो जानेंगे, राजनीतिक जान गए, प्रशासनिक जान गए, सांस्कृतिक जान गए, अब आर्थिक जानेंगे, क्योंकि आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुआ था। जब खाने को नहीं रहेगा तो लोग भूखे जब मरने लगते हैं तो वो विद्रोह ही करते हैं। किसी भी देश में जब आप देखिएगा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है या इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो वो विद्रोह करने पर उतारू हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आर्थिक कारण। हेडिंग दे दीजिए आर्थिक कारण। अब हम पहले ही आपको बताए थे कि यहां पे भू राजस्व नीति लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश के द्वारा। भू राजस्व नीति, 3 नीति लाया गया था इनके द्वारा। पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवारी, ठीक है, और तीसरा महालवारी। इस तीनों नीतियों, भू राजस्व नीतियों के द्वारा भारतीय किसानों का शोषण किया गया, भारतीय किसानों को शोषण किया गया। ठीक है, तो ये 3 नीति के कारण शोषण किया गया। उसके बाद यहां पे एक और लिख लीजिएगा, एक तरफा व्यापार। आपको पहले ही बोले थे कि अगर कोई भी यहां पे आपके यहां उपनिवेश आपके देश को बना रहा है तो वो यहां पे भजन करने नहीं आएगा, वो यहां पे लूटने के लिए ही आएगा, पैसा कमाने के लिए ही आएगा। ठीक है, तो 1813 में एक तरफा व्यापार नीति ले आया था, ये एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। मतलब इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हो गया था। एफटीए जो अभी हम लोग जानते हैं कि इंडिया किसी और से करे, किसी और देश से कर रही है, ये 1813 में ले आई थी कि ब्रिटेन के लोग एक तरफा व्यापार करेंगे। मतलब वहां का सामान भारत के बाजार में बिना टैक्स का आएगी और बिकेगी, और भारत के लोगों द्वारा बनाई हुई सामान पर टैक्स लगेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब ही टैक्स लगेगा तो भारतीय वस्तु का मूल्य ज्यादा होगा और इनके वस्तुओं का मूल्य कम होगा। तो जिस वस्तु का मूल्य कम होगा वो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ का व्यापार, उद्योग धंधा कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको बता ही दिए कि ये जब एक तरफा व्यापार नीति आएगा तो यहाँ का उद्योग धंधा खत्म हो जाएगा। अब उद्योग धंधा खत्म होने में सबसे बड़ा जो था वो कपास का खेती होता था। यहाँ पे कपास और रेशम, इससे क्या बनता था? सूती वस्त्र का उद्योग होता था। और जब आप सस्ते दाम पे वस्त्र यहाँ पे ले आइएगा तो यहाँ का बना हुआ वस्त्र कौन खरीदेगा? इसीलिए बाद में स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था तो ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई गई थी इसी कारण। तो यहाँ का उद्योग धंधा को चौपट कर दिया गया एक तरफा मुक्त व्यापार नीति लाकर, पारंपरिक या एक तरफा। ठीक है, कृषि का तो बता ही दिए, स्थायी रैयतवारी महलवारी के कारण वाणिज्यिकीकरण कर दिया गया। ठीक है, यहां पे तो यहां तक कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो लाइन देखेंगे इसमें देखिए ये सब तो कारण है ही, मगर ये कारण 100 वर्षों से चल रही थी। हमारा शोषण 100 वर्षों से हो रही थी, किंतु 1857 में ही हम लोगों ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने विद्रोह क्यों किया? उसका तो कुछ ना कुछ कारण होगा ही। तो उसका कारण का हम लोग नाम दिए तात्कालिक कारण। जो घटना तुरंत घटी और उसके कारण यह विद्रोह हो गया। ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं 1857 के तात्कालिक कारण से।
तात्कालिक कारण। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश के जो लोग थे, भारतीय सेना, ब्रिटिश के जो भारतीय सेना था उसमें ब्राउन बेस नाम का एक लोहे का हथियार चलता था, बंदूक, उसके जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल ब्राउन बेस को हटाकर न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल को सेना के लोगों को देना था, न्यू इनफील्ड राइफल। अब इसमें कहा गया या अफवाह कहा गया कि इसका जो कारतूस था, कारतूस को दांत से खींचकर लगाया जाता था, वो कारतूस को खींचने वाले में गाय और सूअर का चर्बी, मतलब कारतूस जिसको हम लोग दांत से खींच रहे थे वो गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ था। तो अब आप देख लीजिए यहां पे गाय और सूअर का चर्बी, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों का भावना आहत हो रही थी, दोनों का भावना आहत हो रही थी बस एक काम करने से, कारतूस में। तो हिंदू मुस्लिम भावना आहत हुई, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम सैनिक उस टाइम में सबसे ज्यादा सैनिक यूपी से थे, अभी जो यूपी है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को भावनाएं, यहाँ के लोगों का भावना आहत होने लगी हिंदू और मुस्लिम का, ठीक है। मगर याद रखिएगा सबसे पहला विद्रोह, सर्वप्रथम विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था बैरकपुर में, बैरकपुर की छावनी, नाम सुने होंगे मंगल पांडे का, उन्होंने ही किया था, मंगल पांडे, जिनको हम लोग क्रांति का प्रथम शहीद भी बोलते हैं, ठीक है। 34वीं बटालियन में ये थे, 34वीं बटालियन में इन्होंने ही ये सबसे प्रथम विद्रोह किया था, सर्वप्रथम, ठीक है। और इन्होंने कैप्टन बाग और एक और अधिकारी जो थे, सार्जेंट नाम था उनका, मेजर सार्जेंट, कैप्टन बाग और मेजर सार्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि बैरकपुर छावनी में विद्रोह किसने किया था, तो मंगल पांडे ने। इनको क्या बोला जाता है, तो क्रांति का प्रथम शहीद बोला जाता है। ये कौन से बटालियन से थे, 34वीं रेजिमेंट से थे, ठीक है। इन्होंने किसकी हत्या की, गोली मारकर कैप्टन बाग और मेजर सार्जेंट की हत्या की, ठीक है। तो इतना तक, इससे 3 क्वेश्चन हम लोगों का बन गया है अभी तक। कैप्टन या लेफ्टिनेंट याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट ही याद रखिएगा, ठीक है। इनको अब याद रखिएगा ये विद्रोह कब किए थे, यहां पे लेफ्टिनेंट ही लिख लीजिए, ठीक है। ये विद्रोह किए थे 29 मार्च 1857 और इसी दिन इनको फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई। तो देखिए, और इनको फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दिया। इस फांसी ने भारत के जो आम जन थे, मतलब भारत के लोग, पब्लिक, उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जो गुस्सा था वही क्रांति में बदली, ठीक है, वही विद्रोह में बदल गया। और एक तारीख मुकर्रर किया गया कि हम लोग 30 मई को विद्रोह करेंगे पूरे भारत में। किंतु
होता क्या है, जब आप फिक्स कर लेते हैं उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होके 30 मई के बदले 10 मई को ही ये क्रांति का शुरुआत मेरठ के छावनी से कर दिया गया था। ठीक है, अगर 30 मई को किया जाता तो 20 दिन का टाइम था और ज्यादा संगठित रूप से किया जा सकता था, किंतु 30 मई 10 मई को ही किया गया। ठीक है, तो इतना तक तो हम लोग जान गए, मंगल पांडे के बारे में जान गए, 1857 34वीं बटालियन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि देखिए विद्रोह स्टार्ट कहां से हो गया। छावनी, बैरकपुर छावनी में सबसे प्रथम बार हुआ, मगर ऑफिशियल कहां पे हुआ था, तो मेरठ के छावनी से। कब? 10 मई 1857। ब्राउन बेस हथियार के जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल को लाया गया था, जिसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसके कारण दोनों समुदाय, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का भावना आहत हुई थी। ठीक है, कब हुआ? 10 मई 1857, मेरठ। मेरठ के विद्रोही जब यहां पे विद्रोह कर दिया, उसके बाद ये सबसे पहले पहुंचे 11 मई को दिल्ली। दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को 12 मई 1857 को मुगल सम्राट, उस टाइम के मुगल सम्राट बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। नेता, मगर याद रखिएगा ये सिर्फ नाम के नेता थे। बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक नेता थे। जो व्यवहारिक नेता थे या जो मेन नायक थे वो बख्त खां, सेनापति जिसे बोला जाता है, ये नाम के थे, किंतु ये भाई साहब बख्त खां ये मेन थे। मगर याद रखिए एक चीज गौर करने वाली बात है कि अगर यहां पे हम लोग जीत जाते तो बहादुर शाह जफर ही भारत के फिर से राजा बनते। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो हुआ, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इस विद्रोह का विस्तार होने लगा। जो जो राजा असंतुष्ट थे या जो जो राजा प्रताड़ित थे ब्रिटिश से, वो सभी इस विद्रोह को ज्वाइन करने लगे। तो इस विद्रोह को ज्वाइन करने वाले नेता का नाम हम लोग जान लेते हैं, और वो कहां कहां पे, उनका केंद्र कहां कहां पे था। तभी तो विस्तार का पता चलेगा कि 1857 का विस्तार कहां पे था। और एक चीज और याद रखिएगा, ये पूरे भारत की युद्ध नहीं थी, मतलब पूरे भारत का विद्रोह नहीं था। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा छूटा हुआ था। तो केंद्र का नाम याद रखिए और नेतृत्वकर्ता। सबसे पहले दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली का ही नाम रखिए, दिल्ली, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। और बख्त खां मुख्य नेतृत्व करता। ठीक है, सेकेंड में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या जानते हैं, झांसी। तो इनका नाम याद रखिए, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे का एक और नाम है, जो नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तीसरा नाम याद रखिए, कानपुर। यहां पे नाना साहब, जिनका पेंशन बंद कर दिया था, जब पेंशन बंद हो गया तो इन्होंने भी विद्रोह को ज्वाइन किया। ठीक है, पेंशन भी बंद कर दिया और इनको
निष्कासित भी कर दिया गया था। तो निष्कासन में ये कानपुर में रह रहे थे। तात्या टोपे। चौथा नाम बिहार से जगदीशपुर, जिसे हम लोग बिहार भी कह सकते हैं एक तरह से, बाबू कुंवर सिंह, जिनका हाथ कट गया था, गोली लगने से हाथ कट गया, मगर हाथ काट के लड़ते ही रहे और उनके मृत्यु के पश्चात इनके छोटे भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। ठीक है, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, अमर सिंह। उसके बाद हम लोग जानते हैं लखनऊ। लखनऊ में भी एक महारानी थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, जिसे हम लोग महकपरी के नाम से भी जानते हैं, और इनका ही राज्य कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य में विलय कर लिया था। ठीक है, फैजाबाद। सातवां में याद रखिए वाराणसी या इलाहाबाद। ठीक है, 7 हो गया। फैजाबाद में हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्ला, और इलाहाबाद या बनारस में हो जाएगा लियाकत अली। मौलवी अहमदुल्ला और लियाकत अली। इलाहाबाद और वाराणसी में लियाकत अली। एक और नाम आप याद ही रख लीजिएगा। 7 हो गया है। 8 में बरेली का नाम बहुत जगह पूछा जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आ चुका है। तो अब क्या करेगा, जो क्वेश्चन में नहीं आया है उसका पूछा जाएगा। उसमें बरेली का नाम याद रखिएगा, बरेली का नाम ज़्यादा आ रहा है आजकल। 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। तो खान बहादुर खां। 2-3 में स्टार लगाइएगा, जैसे खान बहादुर खां में लियाकत अली, महमूदुल्ला। ये 3 अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अब चलेंगे। अब देखिए, जब ये जान गए कि विद्रोह कौन करने वाले थे, क्यों हुआ था, अब इनका विद्रोह कौन, इनका भी तो कोई विद्रोह कर रहा था, ब्रिटिश का भी यहाँ पे सहयोग करता थे। तो ब्रिटेन का सहयोग करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग, ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, जिनके अभी अगला पीढ़ी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से आप ये हम जानते हैं, उन्हीं के पूर्वज थे। फिर नवाब, हैदराबाद वाले नवाब भी समर्थन दे रहा था ब्रिटिश का, भोपाल का नवाब दे रहा था, इंदौर का होलकर दे रहा था। ये सभी ब्रिटिश साइड से लड़ रहे थे। और यहां तक कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु में सहयोग सिंधिया ने किया था। ठीक है, उनके ही धोखा कहा जाता है, धोखा दिया गया था। ठीक है, और इस क्रांति पर 2-3 बुक भी लिखा गया है, जिसमें वीडी सावरकर हैं एक, उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी है। आरसी मजूमदार ने द सिपाही म्यूटनी लिखी है, एंड द रिवॉल्ट, ऐसे करके बुक लिखी है। अब देखिए, इतना होने के बाद हम लोग विफल हो गए। 1857 के क्रांति में भारतीय विफल हो गए। तो विफलता का जो कारण है वो भी जान लेते हैं। विफल होने के कारण में विफलता का जो कारण था, उसमें पहला जो पॉइंट लिखिएगा वो योग्य नेतृत्व का अभाव लिखिएगा। कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछे या आपको कभी भी, तो योग्य नेतृत्व का अभाव। आपको बोले ही ना कि बहादुर शाह जफर को ये भाई साहब बख्त खां ने बना दिया। अब वो बूढ़ा इंसान लड़ तो पा नहीं रहा था, तो उसके जगह पर बख्त खां लड़ रहे थे। तो योग्य नेतृत्व का अभाव मतलब केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, सेंटर लीडरशिप का अभाव था। संगठन कमजोर, संगठन क्षमता कमजोर,
ठीक है। तीसरा, संगठन कमजोर था इनका। उसके बाद ये जो हम लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं, वो सैनिक विद्रोह भी पूर्ण रूपेण नहीं हुआ था। सैनिक विद्रोह भी पूर्ण रूपेण नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। सैनिक विद्रोह पूर्ण रूपेण इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नहीं हुआ था क्योंकि यूपी बंगाल के लोग तो, यूपी बंगाल के सैनिक तो युद्ध कर रहे थे, किंतु इनको दबा कौन रहा था? मद्रास का रेजिमेंट का सिख और गोरखा, ये तीनों मिलकर इनको दबा रहा था। तो सैनिक में भी एकजुटता नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको पता चल ही गया कि योग्य नेतृत्व का अभाव था, संगठन क्षमता कमजोर था, सैनिक विद्रोह पूर्ण पे, और भारत का बहुत बड़ा वर्ग इस विद्रोह के पीछे नहीं खड़ा था, जिसमें शिक्षित वर्ग भी एक हम या आप जान सकते हैं, जमींदार तो नहीं था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये लोग जीत गए तो हमने जितना शोषित किया है किसानों को, वो बाद में हमसे बदला लेंगे। और शिक्षित वर्ग को ऐसा लग रहा था कि अगर ये लोग जीत गए तो फिर से हम लोग पीछे ही चले जाएंगे, जितना आगे आए हैं वो पीछे चले जाएंगे। इसीलिए, ठीक है, ये लोग समर्थन नहीं कर रहे थे। मगर विफलता के कारण तो हैं, संगठन नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, एक और था कि हम लोग तलवार से, यहाँ के लोग तलवार से लड़ रहे थे और ये अत्याधुनिक हथियार से लड़ रहे थे। उस टाइम का अत्याधुनिक हथियार से मतलब गोली बंदूक से लड़ रहे थे, तोप से लड़ रहे थे। अत्याधुनिक हथियारों का अभाव, ब्रिटिश सेना के पास रेल था, तार था, दूरभाष केंद्र था, मगर भारतीय लोगों के पास ये सब चीज़ों की असुविधा थी, ठीक है। अब देखिए, विफलता में जब बाद में हमें पता चला कि ये महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण क्यों हो गई, तो इससे हमें एक चीज़ समझ आ गई कि हम में राष्ट्रवाद की कमी थी। उस टाइम में हम लोग अपने अपने रियासतों के लिए लड़ रहे थे, कोई भी भारत के लिए लड़ नहीं रहा था, सब अपने अपने रियासत के लिए लड़ रहे थे। इस क्रांति के बाद हम में राष्ट्रभक्ति का निर्माण हुआ, मतलब राष्ट्रभक्ति जगी। तो ये क्रांति हमें एक राष्ट्र बनाया। पहले हम लोग रियासत के तरफ से लड़ रहे थे या रियासत को ही अपना सब कुछ मानते थे, ठीक है। अब देखिए, परिणाम हम लोग जान लेते हैं, महत्व भी जान ही गए कि ये विद्रोह अगर हुआ तो महत्व जान गए। अब परिणाम जान लेते हैं इस विद्रोह का, क्योंकि इस विद्रोह का परिणाम जानना हमें जरूरी है। परिणाम में याद रखिएगा, सबसे पहले यहां पे कंपनी का शासन खत्म हो गया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, EIC खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। सेकेंड टॉपिक में हम लोग याद रखेंगे, जो भारत का जो शासन अब है वो सीधे क्राउन के, भारत का शासन सीधे क्राउन के अंतर्गत। अब एक चीज यहां पे याद रखें, वहां इस टाइम में महारानी विक्टोरिया थी, क्राउन मतलब महारानी थी यहां पे, ठीक है, और महारानी विक्टोरिया। एक नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजित किया गया, इलाहाबाद में दरबार आयोजित किया गया, और लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का भारत का साम्राज्ञी घोषित किया, भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया, ठीक है।
यहां तक समझ गए। अब देखिए तीसरा क्या हो गया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार को समाप्त किया गया, रोक दिया गया। साम्राज्य का विस्तार रोका गया, विस्तार रोक दिया गया। ठीक है, जैसे विलय का नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सहायक संधि, ये सब खत्म कर दिया गया। ठीक है। चौथा में धार्मिक, यहाँ के धर्म या धार्मिक रीति रिवाज में अहस्तक्षेप, धार्मिक रीति रिवाजों में ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटेन का अहस्तक्षेप, मतलब कोई भी मतलब नहीं, आपको जो मन है आप अपना धर्म को फॉलो करिए। ठीक है, जो भी रिचुअल्स हैं आपके आप फॉलो करिए। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, न्याय जो था, न्याय एक समान कर दिया गया 1858 अधिनियम में। उसके बाद सेना के पुनर्गठन के लिए या पुलिस सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, और 1858 के अधिनियम के तहत ये सभी चीजें 1858 के अधिनियम के तहत ही हुआ है, के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बनाया गया। और कौन था पहला भारत का वाइसराय, कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वाइसराय अगर कोई भी पूछे, लॉर्ड कैनिंग। यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। और इसी के साथ 1857 की क्रांति खत्म हुई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ही एक धीरे धीरे करके हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज लाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।